हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन अकेडमी। मैं गौरव पचौरी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी पॉलिटी की सीरीज में, देखेंगे आज हमने क्या क्या करना है और हमने पिछली वीडियो में कहां से छोड़ा था उसी के बारे में आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अब तक दोस्तों हमने अपनी पार्लियामेंट के बारे में नॉलेज ली, देखा था कि पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं, इनके क्या क्या काम है, इनकी क्या क्या पावर्स हैं, है ना, उनके बारे में बात करी। साथ ही साथ हम आगे देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, इनके कुछ आर्टिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में देख लेंगे। फिर धीमे धीमे हम बिल की तरफ चले जाएंगे, फिर अपने सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। धीमे धीमे हमने कुल मिला के पूरा यूनियन गवर्नमेंट को कवर कर लेंगे। तो हम अभी क्या करते हैं, तो आप देख लो। तो हमने चीज़ें यहाँ पे छोड़ी थी पिछली वीडियो में, आपको पता होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है भैया कि हमने सारे क्राइटेरिया देख लिए थे लोकसभा और राज्यसभा के, इनकी मिनिमम एज के बारे में, इनके टेन्योर के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में, इनके मेंबर्स हैं उनके कार्यकाल के बारे में देख लिया था, और कौन सा परमानेंट हाउस है, कौन सा टेम्पररी हाउस है, कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कर चुके। ठीक है ना। और इनकी एज, इनका गढ़पूर्ति कितना होता है, कोरम कितना होता है ना, तो 1/10 होता है इसका, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और आपको पता है राज्यसभा में हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो आपको दिख रहा होगा कुछ आर्टिकल हैं जो हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से हमारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, है ना। तो वो कुछ मेन आर्टिकल आपको बखूबी याद रखने हैं। उनमें से मैं आपको जो बताऊंगा आपको वो नोट डाउन कर लेने। ठीक है जी। आर्टिकल 82, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समायोजन। इसका मतलब क्या है, अनुच्छेद 82 कहता है भैया कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या हो, परिसीमन आयोग का गठन किया जाए, जो देश की पॉपुलेशन के अनुसार उसमें उनकी सीटों में फेरबदल कर सके। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है दोस्तों, जो बढ़ती जनसंख्या को नजर में रखते हुए प्रत्येक जनगणना बाद अपना क्या करता है, पूरा डेटा लेता है, देखता है कि भाई कौन सी मतलब सीट पर या कौन से विधानसभा क्षेत्र या कौन से लोकसभा क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितनी कम हुई, क्या हुआ, जो चेंजेस आए थे, अब कितनी सीटों का बढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों आपको पता है हमारा अभी तक हम क्या करते हैं, हमारी जो 550 सीटें हैं लोकसभा में, वो 2026 तक कैसी है, लिमिट है ना। उससे मतलब तब तक हम सीटों में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या, ये किसने किया होगा, सारे काम किसने किए होंगे, तो परिसीमन आयोग। तो दोस्तों परिसीमन आयोग के मामले में हमें पता होना चाहिए कि भाई ये पॉपुलेशन के हिसाब से क्या होता है, अगर मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई तो भाई सीटों का भी बढ़ना तय है। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 82 आपको डिलिमिटेशन के बारे में बताता है ना, डिलिमिटेशन। 83 दोस्तों, संसद के सदनों की अवधि, लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल, इनकी अवधि, ठीक है ना, इनका ड्यूरेशन, ये क्या सारी बातें क्या लिखी हुई हैं 83 में। 84 में दोस्तों, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो भाई योग्यता कौन से अनुच्छेद में है, जो हमारी संसद की जो मेंबर हैं उनके लिए योग्यता की बातें बोली गई हैं, वो अनुच्छेद 84 में। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल इतनी ध्यान रखनी है जो मेन है भाई। 82 ध्यान रख लेना है, उसके बाद 83, 84 अगर याद रख पाओ तो आप आगे देखोगे। 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन। भाई ये बात बहुत ध्यान रखनी है। 85 में संसद के क्या होते हैं, सेशन लगते हैं, आपको पता है ना, और उनके सत्रावसान होते हैं और उनका विघटन होता है, पार्लियामेंट का टूटती है पार्लियामेंट, है ना। अगर लोकसभा बर्खास्त हो जाती है, सारी बातें कहाँ हैं, आर्टिकल 85 में। संसद के सत्र जो सेशन लगते हैं, सत्रावसान और विघटन, है ना, तीनों बातें क्या लिखी हुई हैं आर्टिकल 85 में। 86 देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का संबोधन और राष्ट्रपति का संसद को संबोधित करने के तथा संदेश देने के अधिकार। मतलब दोस्तों राष्ट्रपति पार्लियामेंट को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, उनका संबोधन कर सकता है, उनको बता सकता है भाई पार्लियामेंट के बारे में चीज़ें। तो भाई संबोधन करने की पावर है राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा को तो बिल्कुल है भाई साहब। ये सारी बातें क्या लिखी हुई हैं हमारी आर्टिकल 86 में। 87 में देखेंगे राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। और मान लो कोई स्पेशली बुलाना हो, कुछ भी इमरजेंसी टाइम में, जो भी टाइम है, स्पेशली मतलब राष्ट्रपति तुरंत बुला सकता है, उनको कॉल कर सकता है कि भाई तुम आओ, अपन सेशन बिठाते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी सत्र बिठाने के लिए तुरंत संबोधन कर सकता है, कोई भी चीज़ एड्रेस कर सकता है, ठीक है ना जी। 88 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सदन के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार।
मतलब लोकसभा और राज्यसभा है, ये सदन है हमारे, इनके प्रति इनका अटॉर्नी जनरल का क्या है, अधिकार है। जो हमारे कौन है, ये वकील, भारत सरकार के कौन है, वकील है ना, महान्यायवादी है, तो ये ध्यान रखना है। 89 दोस्तों, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। तो ये सारी बातें हमने पहले देख रखी थी राज्यसभा में और लोकसभा में पिछली वीडियो में, कि भाई 89 में इनके उपसभापति के बारे में है ना, सभापति और उपसभापति मतलब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में कहाँ बोला गया है, आर्टिकल 89 में। ठीक है जी। आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति और पद की रिक्तियाँ, भाई इनकी पोस्ट कैसे खाली होगी, त्यागपत्र के मामले में और विमुक्ति के मामले में। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो भैया 93 और 89 दोनों याद रखने हैं। 89 में क्या हुआ है भैया, राज्यसभा के बारे में बात की, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, और आर्टिकल 93 में क्या हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, अभी देखो आर्टिकल 82, 85, 89, 93 ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ पे भैया, 93 में। 97 में कुछ बातें बोलेंगी भैया, सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की वेतन और भत्ती, इनकी वेतन भत्ती कौन से आर्टिकल में, 97 में। याद रखना है भैया, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, इन दोनों की जो है अध्यक्ष है और जो चेयरमैन है और इनके जो स्पीकर साहब है ना, इन सब का क्या है, वेतन भत्ते कहाँ पे भैया, 97 आर्टिकल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 99 आर्टिकल में भैया इनका कहा है शपथ ग्रहण। तो हमारे जो हमारे MP लोग हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनको शपथ कौन से आर्टिकल में दी जाती है भैया, तो 99 में शपथ के बारे में बात करिए। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखें, अनुच्छेद 100 की बात करें, दोनों सदनों में मतदान रिक्तियाँ तथा कोरम की गणपूर्ति के बिना सदनों का कार्य करने की अधिकार। बाय द वे मान लो दोस्तों, कभी कभी मान लो बहुत ही ज़रूरी काम हो और हमें पार्लियामेंट में सारे लोग ना आए हों, उस स्थिति में हमारा अनुच्छेद क्या, आर्टिकल 100 बोलता है कि भाई अगर दोनों हाउस में क्या होना, मतदान रिक्तियाँ के समय या फिर कोरम समय ना गणपूर्ति की पूर्ति ना हो पाए, उस समय पार्लियामेंट कुछ कर सकती है, अपने लिए काम कर सकती है। तो भाई साहब बिल्कुल कर सकती है। अनुच्छेद 100 बोलता है कि भाई गणपूर्ति ना भी हो तब भी कुछ का, गणपूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार। क्या वहाँ कुछ ना कुछ तो मान लो काम जरूरी है तो करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है मतलब पूरी तरह से बंद कर दोगे तुम। ठीक है। अनुच्छेद 101 दोस्तों, सीटों का रिक्तियाँ। तो सीटें खाली कैसे होती हैं, इनको ब्लैंक करना होता है, फिर इनको फिल करना होता है, तो सीट की रिक्ति कैसे होगी 101 में। 102 में दोस्तों, सदस्यता से अयोग्य ठहराना, मतलब दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य ठहराना। राहुल गांधी अयोग्य ठहरेगा है ना, आर्टिकल 102 में देखना आप। ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी न्यूज में रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 102 में क्या है, जो हमारे MP लोग हैं है ना, उनको क्या है, अयोग्य डिस्क्वालीफाइड अगर उन्हें होते हैं तो कौन से अनुच्छेद से, 102 से। आगे देखो 105 में, संसद के साधनों तथा इसके संसद के सदनों। ठीक है दोस्तों, संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार। तो एक शब्द याद कर रखना है, विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार नोट कर लो भैया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इनके लिए स्पेशल प्रिविलेज जानते हो दोस्त, प्रिविलेज का मतलब होता है दोस्तों इनको अलग से एक एक्स्ट्रा पावर दी जाए। ठीक है ना, तो हमारे MP होते हैं ना, उनको क्या है भैया, एक्स्ट्रा एक एडिशनल पावर है कि भाई जब वो अपने पार्लियामेंट में होते हैं है ना, तब उनके ऊपर कोई केस की कार्रवाई नहीं होगी, वो कंप्लीटली फ्रीडम होके आराम से अपनी पार्लियामेंट में बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों इनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं, किनको, हमारे सांसदों को। ठीक है, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, समझ पा रहे हो चीज़ें। तो कौन सा आर्टिकल है, 105। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 105, 102 और 97 कितने आर्टिकल याद रखने हैं आपको, ये नोट डाउन कर लो भैया, वीडियो पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है ना जी। आर्टिकल 82 याद रखना है आपको, 89 देख लेना। ठीक है जी, और 87 है, और आपका 97 है, और आपका 101, 102, 105। ठीक है जी, ये बहुत ही जरूरी आर्टिकल है हमारे, है ना, कहीं भी मैच करवा सकता है। मैच द फॉलोइंग आर्टिकल, कौन से में क्या लिखा हुआ है पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, संसद से संबंधित कुछ अनुच्छेद। भैया अब पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, देख लेते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 106 में क्या है, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ये बातें हमने अभी कर ली थी पिछले में। ठीक है ना, वेतन भत्ते जो मेंबर है हमारे। 107 में क्या है भैया, विधेयकों की प्रस्तुति एवं उनके पारित करने संबंधी प्रावधान। सरकार बिल लेके आती है, सरकार बिल लेके आती है, मतलब MP लोग बिल लेके आते हैं हमारे,
तो वो उनके लिए कोई प्रोसीजर है, प्रावधान है सर पार्लियामेंट में, कौन से आर्टिकल में है? तो भाई आर्टिकल 107 में क्या है, विधेयकों की प्रस्तुति कैसे इसे रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे और उनको पारित करवाना है, ये सारे प्रावधान कहाँ पे हैं? 107 में। 108 में दोस्तों कपतय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब ये शब्द ध्यान रखना है, क्या लिखिए ये संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। अभी 2 मिनट बाद आगे काम आएगा दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान रखना है व्हाट इज जॉइंट सिटिंग, है ना। तो मतलब मैं ए और बी पहले अलग अलग काम करते थे, अभी दोनों एक ही जगह काम करते हैं, ए और बी। तो ये क्या कर गए, जॉइंट हो गए दोनों, तो जॉइंट सिटिंग। तो लोकसभा और राज्यसभा जब एक ही सेशन में दोनों बैठे हों, कब? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई विवाद हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में कोई विवाद हो जाता है, उसके उपरांत राष्ट्रपति इन दोनों को क्या करता है भाई, दोनों को बुलाता है और दोनों को बिठाता है, और इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त बैठक, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जॉइंट सेटिंग क्या होती है, जब किसी कॉन्फ्लिक्ट के मामले में, किसी विवाद के मामले में लोकसभा राज्यसभा में कोई विवाद होता है और चीज़ें रिजल्ट नहीं दे पाती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जॉइंट सेटिंग होता है, ठीक है ना। ओके, आगे दोस्तों आर्टिकल 109 मुद्रा विधेयक मतलब मनी बिल, कौन सा आर्टिकल, इसके बाद मामले में विशेष प्रक्रियाएं। तो भैया कुछ प्रोसीजर है भाई मनी बिल के बारे में, वो कहाँ है, हमारे आर्टिकल 109 में। लेकिन ये याद नहीं रखने, याद क्या रखना है, आर्टिकल 110 मुद्रा की परिभाषा। तो मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ पे है, बताओ भैया, मनी बिल कहाँ पे, अनुच्छेद 110 में। तो यही तो याद रखना है, 108 याद रखना है, 110 याद रखना है, क्योंकि 108 में क्या है, जॉइंट सेटिंग है भैया, जॉइंट सेटिंग, ये हर हाल में ध्यान रखनी है। तो संयुक्त बैठक कहाँ पे होती है, अनुच्छेद 108 के तहत। और आपका मनी बिल कहाँ पे, मनी बिल मतलब धन विधेयक, इसे क्या बोलते हैं, और धन विधेयक, ठीक है ना जी। तो आपको ये धन विधेयक भी ध्यान रखना है, इसे मनी बिल भी बोलते हैं, ठीक है जी, मनी बिल, ठीक है। और इसके बाद इस बिल की क्या स्वीकृति, ठीक है, एक्सेप्ट करना पार्लियामेंट में। इसके बाद आर्टिकल 112 में क्या भैया, ये फाइनेंशियल बिल। तो भैया कोई पूछे फाइनेंशियल बिल कहाँ पे है ना, तो आर्टिकल 112 में। विनियोजन अनुदान कहाँ पे है, ग्रांट की बात बोले, अनुदान की बात बोले, ग्रांट कहाँ, कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है, आर्टिकल 114। तो ग्रांट जानते हो दोस्तों, अनुदान, पार्लियामेंट अगर किसी को अनुदान देती है इसके थ्रू, है ना, फाइनेंशियल अनुग्रांट देती है, कोई पैसा देती है, तो भाई जो अनुदान है ना वो कहाँ पे मिलेगा, आर्टिकल 114 में। 112 में क्या है भैया, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। तो वित्तीय विवरण के बारे में कहाँ पे, आर्टिकल 112 में। 120 में क्या भैया, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, मतलब हम संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, कौन सी भाषा हम बिल लेके आएंगे, किस भाषा में ट्रांसलेट करेंगे, ये सारी बातें कहाँ पे हैं हमारी, कौन सी बात, आर्टिकल में 120 में। तो 120 में क्या भैया, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषाएं, लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल 120 बोलता है। 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, मतलब भैया संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे मामले में अनुच्छेद 121 में बातें बोली गई, ठीक है ना। आगे देखो, संसदीय कार्रवाइयों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट अपना कुछ भी करे अपने अंदर, यहाँ पे कोई भी काम करे, कोई पूछताछ नहीं कर पाएगा न्यायालय, बस वो देखेगा, और कोई कानून गलत बनता है ना, गलत कानून बनाती है हमारी सरकार, तब वो ऑब्जर्वेशन करेगा, चेक करेगा, चेक्स एंड बैलेंस करेगा, लेकिन उससे पहले कोई भी तुम्हारा न्यायालय संसद को, पार्लियामेंट के बारे में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बातें कहाँ है, 122 में, ठीक है जी। ये सारे चीज़ें आर्टिकल हो गए। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखने हैं, वो मनी बिल का है ना, आर्टिकल 108, 110 और 112 तो याद रखने हैं, और 120 लैंग्वेज के बारे में भैया कुल मिला के हमें 3-4 आर्टिकल यहाँ से याद रखने हैं, ठीक है जी। उनमें से ये हमारा 108 और 110 और 112, 114 और 120, इतना पता होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बताओ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। पीठासीन अधिकारी मतलब भैया जो तुम्हारे लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के तुम्हारे अध्यक्ष होते हैं, ये सब कौन होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, है ना। ये सारे काम तो करते हैं, कौन चलाता है इनको भाई, सभा को कौन, सदन को कौन चलाता है, ये दोनों चलाते हैं। या तो राज्यसभा में कौन चलाएंगे, चेयरमैन चलाएंगे, सभापति चलाएंगे, लोकसभा में कौन चलाएंगे, स्पीकर चलाएंगे। तो यहाँ पर चीज़ें केयरफुली सुनना, एकदम बिटवीन द लाइन, और देखना भाई चीज़ें कैसे काम करती हैं, और ये लोग कहाँ से आते हैं, और किन का काम क्या है, ठीक है जी, उन्हें फंक्शन देखने। आगे देखो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, लोकसभा, ठीक है। देख लो लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में आपको क्या नॉलेज है भैया, लोकसभा के मुखिया कौन है भैया, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, स्पीकर। तो भाई लोकसभा को कौन चलाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कौन है, स्पीकर साहब बोलते हैं।
तो भाई स्पीकर कौन है भाई? अध्यक्ष है, ठीक है ना, अध्यक्ष बोलते हैं ना, ठीक है। तो स्पीकर नाम ध्यान रखना आपको, किससे रिलेटेड है? लोकसभा से, ठीक है जी। इनका चुनाव कैसे होता है भैया? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? सवाल ये है, ध्यान से सुन लो, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो आंसर है विद इन द हाउस, मतलब लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा के लोग हैं जो जीत के आए उन्हीं में से होगा। लोकसभा का स्पीकर का चुनाव वहाँ से होगा जहाँ से वो बाकी जो लोकसभा के लोग हैं, जो सारे एमपी हैं, वो ही लोग मिलके एक व्यक्ति को वोट करेंगे। वहाँ पर जो भी व्यक्ति होंगे, जो वोटिंग में ज़्यादा होगा, मेजोरिटी में ज़्यादा होगा, वो उसका स्पीकर बन जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? तो भाई विद इन द हाउस, हाउस मतलब लोकसभा से ही चुन के ये व्यक्ति आएगा। कहाँ से? लोकसभा से, ठीक है ना। तो कैसे चुनेगा भैया? मेजोरिटी ऑफ इलेक्शन, मतलब कैसे मान लेगा तुम स्पीकर बन गए हो भैया? तो बहुमत, बहुमत कैसा हो भैया? साधारण बहुमत हो। तो आपको क्या याद रखना है? साधारण बहुमत। तो लोकसभा के स्पीकर का चुनाव किस बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं उनका क्या हो? 50% से अधिक हो। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो एंड 50% ऑफ टोटल तुम्हारे, मतलब जो वहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो 50% लोग वोट करते हैं, उनके 50% से अधिक लोग वोट करते हैं जो वहाँ उपस्थित हैं, है ना, और जो वोट कर रहे हैं, जिनमें से जो वोट कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? तुम्हारे लोकसभा के स्पीकर बन जाएंगे। तो भाई कोई पूछे कि कौन सा बहुमत है, तो साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी है। कहाँ से आते हैं? तो उसी हाउस में से आते हैं जिस हाउस के वो अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है जी। निकालेंगे किसे दोस्तों? इनको हटाने की प्रक्रिया कुछ पता है? तो बताओ हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो भैया इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है ये मत पूछना, ठीक है जी, ये आपको पता होनी चाहिए। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, शुरुआत से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो मेजोरिटी ऑफ रिमूवल, मतलब हम लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाएंगे, सवाल ये है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब दोस्तों प्रभावी बहुमत। कौन सा बहुमत? प्रभावी बहुमत, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना ये क्या होता है प्रभावी बहुमत। तो आपको एक बार जाना पीछे वीडियो देखनी है और पीसफुली देखना है और समझना है, समझ पाओगे। फिर बता दे रहा हूँ भाई, जो मेंबर ऐसे जो मेंबर एक्टिव रहे हों, मतलब टोटल मेंबर है ना, उनमें से जिन लोगों ने रिजाइन दे दिया हो या जिन लोगों की डेथ हो गई हो या जो डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए हों, उन सबको हटा के जो बाकी लोग बच्चे वो सब कौन होते हैं? इफेक्टिव लोग होते हैं। तो कोई पूछेगा भाई लोकसभा के स्पीकर को कैसे हटाते हैं? तो प्रभावी बहुमत से हटाते हैं, ठीक है जी। मेंबर ऑफ द हाउस, भैया बिल्कुल सवाल ये है कि मतलब लोकसभा का स्पीकर क्या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? लोकसभा का स्पीकर क्या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, बिना इसके तो भी बनेगा ही नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? यस। तो आंसर क्या है? हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है कि भाई तुम उस मेंबर के सदन के क्या हो? मेंबर हो, ठीक है ना। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, वो लोकसभा का एक मेंबर भी होता है, ठीक है, तभी वो उसका अध्यक्ष बन पाएगा, ठीक है, चेयरमैन बन पाएगा। चीज़ें समझ पा रहे हो ना दोस्तों। आगे देखिए बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है भैया? अध्यक्ष कौन होता है? सभापति। इन्हें क्या बोलते हैं? सभापति। ये कौन है? एक्स ऑफिसियो, है ना। तो आपको पता है हमारे राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति तो होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो आपको पता है राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। और दोस्तों ये कौन है? इलेक्शन क्या होता है इनका? हाँ पता है, उपराष्ट्रपति चुनाव होता है ना, आपको पता है। तो भाई टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे, तो यहाँ पता है भैया उपराष्ट्रपति का क्या है? वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है? चुनाव होता है। तो वो यहीं से चुन के आ जाते हैं, ठीक है जी। इन्हें कैसे हटाएंगे दोस्तों? तो इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ पे है? प्रभावी बहुमत कहाँ पे है? प्रभावी बहुमत कहाँ पे भैया? राज्यसभा में। एंड लोकसभा में कैसा है? सिंपल। तो प्रभावी और साधारण। साधारण कहाँ पर? लोकसभा में। और प्रभावी कहाँ पर? राज्यसभा में। मुद्दा ये है अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है वहाँ से, ठीक है ना, सॉरी उनको उनके उस पर राज्यसभा के सभापति को हटाना है, तो उनको क्या करना है भैया? इफेक्टिव मेजोरिटी में पास करना है। कहाँ से? राज्यसभा के। प्रभावी बहुमत राज्यसभा से और साधारण बहुमत लोकसभा से, ठीक है, इतना याद रखना है जी, है, ठीक है। और सवाल ये और है क्या भाई उपराष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर होता है? तो जी बिल्कुल नहीं, है ना। जब किसी का हाउस का नहीं होता, ना लोकसभा ना राज्यसभा, ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा का सभापति जरूर होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। वो किसी पार्टी का नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है उससे, है ना, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? सभापति राज्यसभा के, ठीक है जी। हाँ जी देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं
अब पढ़ो आप बिल के बारे में। बिल मतलब विधेयक। आपको पता है बिल क्या होता है? जब हम लोग या हमारे एमपी लोग पार्लियामेंट में कुछ भी हमें करना हो पब्लिक है वेलफेयर के लिए, तो जब हम लोगों की आवाज़ को कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट में। जब वहाँ पे बातें रखते हैं तो ये अपना क्या लेके जाएंगे? ये बिल लेके जाएंगे, एक प्रपोजल लेके जाएंगे दोस्तों। उसमें कुछ लिख के ले जाएंगे भाई हमें क्या करना, क्या कानून बनाना, क्या नहीं बनाना, क्या सुधार करने हैं देश के लिए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं जब दोस्तों बिल लेके जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? विधेयक, है ना। तो भाई कोई चीज़ पहले क्या होती है? बिल। उसके बाद अगर उसका क्या लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाए किसी से भी, ठीक है ना, मतलब दोनों से, वो बिल पे डिपेंड करता है बिल है कैसा, है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हो, प्रेसिडेंट क्या कर दे? साइन कर दे। राष्ट्रपति क्या कर दे? साइन कर दे। तब वो क्या बन जाएगा? एक्ट। एक्ट मतलब कानून। तो आपको ध्यान रखना कोई बिल का सारे बिल कानून होते हैं? सारे बिल कानून होते हैं नहीं, लेकिन सारे कानून बिल जरूर होते हैं। क्योंकि भाई पहले बिल ही आया होगा उसके बाद ही तो कानून बनेगा। तो अभी पता है कोई चीज़ बिल है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस और पार्लियामेंट पास कर देती है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, उससे अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। बिल क्या है भैया? एक विधेयक है, ठीक है ना जी, जो लेके जाते हैं हम पार्लियामेंट में, ठीक है। अभी देखो क्राइटेरिया क्या है इनके, मानदंड बताओ भैया। तो दोस्तों ध्यान से देखो, केयरफुली देखो कि भाई हमारे पास कितने टाइप के बिल हैं। बिल नंबर 1, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। तो भैया हमारे पास 3 टाइप के बिल हैं, ठीक है जी। तो उनके नाम क्या क्या हैं ये भी ध्यान रखने। पहले का नाम क्या है भैया? साधारण बिल। कैसा? ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल। आपके दोस्तों मनी बिल, धन विधेयक, क्या बोलते हैं इसे? धन विधेयक, ठीक है जी, धन विधेयक। तो मनी बिल। तीसरा क्या भैया? फाइनेंशियल, मतलब वित्तीय विधेयक। तो भैया साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, ठीक है जी। आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखें भैया, तो इनके कितने कितने प्रकार हैं भैया, ये सारी चीज़ देख लें, इनके मामले में देख लेंगे। एक दोस्तों साधारण बिल क्या होता है? अब सवाल ये है, जो मनी बिल ना हो और फाइनेंशियल बिल ना हो वो साधारण बिल है। ये कौन डिसाइड करेगा भैया कौन सा बिल कैसा है? तो भैया ये सदन तय करेगा जहाँ पे बिल गया है ना। तो अभी हम देखें कैसे मामले हों। जब मामले कैसे हों? जनरल हों, सामान्य मामले हों, जनरल विधायिका से रिलेटेड मामले हों, सामान्य मामले हों, तब ऐसे मामले में कौन से बिल लेके आते हैं हम? साधारण बिल, ठीक है जी। तो और जब मामले कैसे हों? पैसे के हों, मनी के हों, ठीक है जी। तो जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मामले हों, मतलब पैसा, हार्डकोर पैसा की बात कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, तो वो कौन सा बिल है? मनी बिल है, धन विधेयक है। जब दोस्तों किसी फाइनेंशियल मैटर में हम कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हो, कुछ बदलाव कर रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो, वो सब कैसे हैं? भले ही उसमें मनी नहीं है, लेकिन मनी से रिलेटेड कोई चीज़ है जो कनेक्ट कर रही है वहाँ पे, उसमें कुछ चेंजेस करने, कुछ रिफॉर्म्स लेके आने फाइनेंशियल रिलेटेड, है ना, वित्तीय मामले में। तो बहुत सारे मामले कहाँ मिलेंगे? हम फाइनेंशियल वित्तीय बिल में, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो कुछ जनरल केस होते हैं इसमें, कुछ फाइनेंशियल केस होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। जनरल और फाइनेंशियल मतलब सामान्य और तुम्हारे वित्तीय मामले। तो कुल मिला के 3 टाइप के हैं। सिंपल तुम्हारा ये साधारण है, और मनी है, और फाइनेंशियल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से आर्टिकल में मनी भैया? आर्टिकल 110 में ध्यान रखना है, ठीक है जी, और वो आपका 112। अब क्वेश्चन क्या है देखो, एक एक करके क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन क्या है कि साधारण बहुमत कौन सा सदन लेके आता है? साधारण बहुमत सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं, साधारण बिल किस हाउस से, किस सदन से आता है? तो आंसर क्या है भैया? चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी सदन कैसे भी किसी भी समय आराम से ला सकता है। इसमें ये मामला नहीं है कि केवल लोकसभा लेके आएगी या केवल राज्यसभा लेके आएगी। जिस सदन को लगता है कि हमें ये स्टेप उठाना चाहिए तो वो आराम से अपने बिल को प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है जी। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा साधारण बिल है ना, उस मामले में हमें लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी सदन हाउस में, किसी भी हाउस से सदन को परमिशन है कि भाई तुम लेके आ सकते हो। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? किस सदन में पहले लाया जा सकता है? तो भाई किसी भी सदन में लाया, कोई फर्क नहीं है।
कौन सा बिल? साधारण बिल। कौन सा बिल? केवल साधारण बिल। अभी बात कर रहे हैं केवल साधारण बिल की, ठीक है जी। अब बात करें हम आगे मनी बिल की। तो भैया मनी बिल को क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ओनली, ध्यान रखना है दोस्तों, केवल लोकसभा और राष्ट्रपति की अनुशंसा। तो रिकमेंडेशन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो भैया ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल लोकसभा ही ला सकती है क्या? मनी बिल को। तो भाई कोई पूछेगा मनी बिल कौन डिसाइड करेगा? तो लोकसभा के स्पीकर। कोई बिल, मनी बिल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा के स्पीकर। तो मनी बिल की पावर किसके पास होती है? केवल लोकसभा के, ये भी ध्यान रखना है। तो मनी बिल की अल्टीमेटरी पावर किनके पास है? लोकसभा के पास। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ये नोट कर लो भैया, वो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है भैया इस मामले में, वित्तीय मामले में। तो यहाँ पर केस नंबर 1, केस नंबर 2 ध्यान रखना है। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता तो आपको पीसफुली पढ़ना है और अपना काम चलाना है, ठीक है जी। केवल लोकसभा व राष्ट्रपति की अनुशंसा जब कैसे मामले हों, ठीक है, जो केस नंबर 1 हो, जनरल मामले हों, जब मान लो फौजी या फाइनेंशियल मामले हैं जहाँ पर, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, और राष्ट्रपति। तो दोस्तों केस पे डिपेंड, बिल पे डिपेंड करता है, उस बिल में अभी कैसे म्यूटेशन है, कैसे फीचर्स है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ओवरऑल मतलब क्या है कि भाई फाइनेंशियल मामले में, वित्तीय बिल में राज्यसभा को भी पावर है, वहाँ पे भी राज्यसभा को पास शक्तियाँ हैं, ठीक है, बरकरार है। तो यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों पावर में, यहाँ पे केवल लोकसभा पावर में, और यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों। तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा, जहाँ पे केवल लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा। समझ पा रहे हो ना? तो कौन से बिल है हमारे? साधारण बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। एक और क्वेश्चन है आपसे, जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। अभी बताया था मैंने आपको। तो कौन से भाई, ये क्वेश्चन क्या है आपसे? क्या साधारण बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकता है? क्या साधारण मामले में, साधारण के बिल में, है ना, क्या हम जो संयुक्त बैठक को बैठा सकते हैं? मतलब कोई बिल आया, वहाँ पे बिल पे क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, ठीक है, और बिल कैसा है? साधारण बिल है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति इन दोनों की जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक करा सकता है दोस्तों राज्यसभा की? तो दोस्तों आंसर है हाँ, बिल्कुल करा सकता है। ऐसे मामले में यहाँ पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है। तो संयुक्त बैठक किसमें? साधारण बिल में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो साधारण बिल में क्या हो सकता है हमारा? संयुक्त बैठक हो सकती है, ठीक है जी। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है? मनी बिल। धन विधेयक में हम क्या संयुक्त बैठक कर सकते हैं? धन विधेयक में हम क्या संयुक्त बैठक कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं? तो जवाब है भाई नहीं। क्योंकि भैया राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा के पास कोई भी शक्ति नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे पावर केवल किनके पास है? ओनली लोकसभा, ओनली लोकसभा, है ना। तो हमें मनी बिल में ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकती, ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कर सकते हैं केस नंबर 1 के हिसाब से, मतलब कुल मिला के वित्तीय जो हमारा बिल है ना, उसमें हम जॉइंट सिटिंग कर सकते हैं। आपको ओवरऑल ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात है दोस्तों बदलाव की, कौन कितना बदलाव कर सकता है? राज्यसभा को पावर है क्या बदलाव करने की? किस मामले में? इन विधेयकों के मामले में। तो भाई बदलाव की बात करें तो सवाल क्या है? क्या राज्यसभा साधारण बिल में बदलाव कर सकती है? तो जी हाँ, राज्यसभा को सकती है, तो वो साधारण बिल में बदलाव कर सकती है, ठीक है जी। और क्वेश्चन है आगे, क्या धन विधेयक में राज्यसभा के पास पावर है कि वो बदलाव कर सकती है? तो मामला क्या है भैया? नहीं, चूंकि सारी पावर किनके पास है धन विधेयक की? लोकसभा के पास। जी बात हमें बार बार ध्यान रखनी है, लोकसभा मतलब पूरा आपका मनी बिल, ठीक है। और वित्तीय मामले में कोई विधेयक है हमारा, बिल है, उसमें राज्यसभा के पास पावर है? तो हाँ बिल्कुल है। तो भैया इन दोनों में तो चीज़ें कैसी हैं? लगभग सेम है ना, लेकिन डिफरेंट किस में है भैया? तुम्हारे धन विधेयक में, है ना, मनी बिल में। तो आपको ओवरऑल ये चीज़ समझ में आई होंगी। एक बार आप देख लीजिए दोस्तों, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और बार बार इस स्लाइड को पढ़ोगे दोस्तों, मैंने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आराम से तुम अगर पढ़ सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं ये, ठीक है, जिसमें आप इमोजी के थ्रू, डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिठा सकते हैं। जहाँ आप खुद से सवाल भी कर सकते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, हाँ या ना, तो सारे हाँ और ना में जवाब भी दिए गए हैं आपको स्लाइड में, ठीक है जी। तो ये सारे मामले आपको करने हैं। अब इसके आगे दोस्तों हमने आज बिल ख़त्म कर लिए और हमने लोकसभा और राज्यसभा के बाद अपनी उनकी पावर के बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में देखा था, है ना, आयोग के आर्टिकल्स देखे थे ढेर सारे। तो अब हम अगली वीडियो में आएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। तो वहाँ पे हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, भाग 5 पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अब पढ़ेंगे हम न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। अब तक आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ रिवाइज करके वीडियो देख के, और जहाँ पे और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट भी कर सकते हो, है, पूछ भी सकते हो, है ना। और आगे क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है आपको हमारे, है ना, लिंक आपका कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लेना। आपका पूरा का पूरा क्वालिटी का कोर्स आपकी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे पड़ा हुआ है PDF में, ठीक है ना, PDF फॉर्म में पूरा। तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, और वीडियो को क्या करना है दोस्तों, शेयर करना है और लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।